रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। दो वेक्टर है, दो वेक्टर को जोड़ दिए तो एक रिजल्टेंट मिला, दोनों का सम हुआ, तो अब सम हो गया। तो अब सम को अगर हम दो वेक्टर में तोड़ देंगे तो ये दो वेक्टर उसका कंपोनेंट कहलाएगा। ये जो एक वेक्टर को दो वेक्टर में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ये समीशन का उल्टा हो गया, सोचिए। एंड रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। दो वेक्टर का तो सम करेंगे तो उसका एडिशन हो जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे ब्रेक करें? तो यहाँ जो ब्रेक करना है, अगर हम रिजोल्यूशन 2 डायमेंशन में करते हैं, फर्स्ट इन 2D, 2D मीन्स 2 डायमेंशन, मैंने प्लेन वाला बात है। कोई वेक्टर एक प्लेन में है, तो अगर कोई वेक्टर प्लेन में है, सपोज करो कि ये वेक्टर है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन हो गया, और सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर है, सपोज दिस वेक्टर इज आर, और इस वेक्टर को हमको एक्स एक्सिस के तरफ भी ब्रेक करना है और वाई एक्सिस के तरफ भी ब्रेक करना है। तो एक्स एक्सिस के तरफ जो इसका पार्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, और वाई डायरेक्शन में जो इसका पार्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। और जब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को जब हम फिर ऐड कर देंगे देन वी गेट ओरिजिनल वेक्टर आर। सो अगर सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट P है, ये तो P का पोजीशन वेक्टर हो गया और इसका कोऑर्डिनेट XY है। XY है तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन से ही हमको पता चल गया कि दिस डिस्टेंस विल बी x। अगर हमको y एक्सिस में यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस में अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं देन दिस विल बी y एंड नेचुरली इट विल बी आल्सो y। तो आप देख रहे हो कि OP जो वेक्टर है दिस इज वेक्टर r, दिस इज वेक्टर r, और यहाँ पर OM दिस इज इक्वल टू x एंड ON अगर हम लोग करते हैं सो ON इक्वल टू y। ये कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन से ही हम लोग लिख दिए। लेकिन आप सोचिए कि हमने कहा था कि जब OM को अगर वेक्टर बना देना है तो क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड में एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर था उसको I लिखे थे, और ये y एक्सिस के तरफ का कंपोनेंट है तो इसमें अगर j लिख देते हैं तो ये वाला वेक्टर बन गया। क्लियर है? अभी हमको पता है कि ये जो OP वेक्टर है ये पैरेललोग्राम है, तो OM प्लस ON इक्वल टू OP होना है। और ट्रायंगल लॉ से देखें तो OM प्लस MP, ये भी तो y ही है, तो OM प्लस MP इट इज इक्वल टू 1। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी ले सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से भी ले सकते हैं। सो वी सी दैट फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या मिल जाएगा बोलिए? We can write OP is equal to vector OM plus MP, और ON और MP का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि OP है वेक्टर R, OM is XI and MP is YJ। सो कोई भी वेक्टर अगर कोई प्लेन में है तो आप उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, xi प्लस yj। i
इज यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, मतलब कि ये वेक्टर r का ये x कंपोनेंट है और ये वेक्टर r का y कंपोनेंट है। तो कोई भी वेक्टर को आप इस जैसे आप लिख लो, मान लो यहाँ पर 3 4 कोऑर्डिनेट होता तो आप लिख सकते थे इट इज 3i + 4j, ऐसा लिख सकते थे। दिस वेक्टर विल बी वेक्टर r विल बिकम 3i + 4j, कंपोनेंट के फॉर्म में 3 and 4 आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। 3 इज x कंपोनेंट, 4 इज y कंपोनेंट। अब क्वेश्चन ये है कि हमको ये x y नहीं दिया हुआ है, अब केवल हमको r दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, केवल इतना ही दिया हुआ है। तो हम कैसे इसका x कंपोनेंट फाइंड करें और इसका y कंपोनेंट फाइंड करें? अभी थोड़ी देर के सोचना है कि ये कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, एक्स वाई दिया था तब तो ठीक ही था, नहीं दिया है, तब कैसे हम इसका कंपोनेंट फाइंड करें? तो आप फिगर से देख सकते हो कि cos थीटा लें इन ट्रायंगल OMP, अगर cos थीटा लेते हैं तो इट इज x b/h, x by r, so x is equal to r cos थीटा। और अगर आप sin थीटा लेते हो तो y by r, this implies y equal to r sin थीटा। so it is, अगर आपको r और थीटा दिया हुआ है और आपको x कंपोनेंट फाइंड करना है तो आपने लिख दिया r cos थीटा। इस वेक्टर का थीटा एंगल से इधर की ओर अगर रिजॉल्व किए तो दिस कंपोनेंट विल बी r cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तब, और y जो होगा y कंपोनेंट इट विल बी r sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये शर्त है कि ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए तब। अगर ये एंगल थीटा ना हो, मान लो कि ये एंगल अल्फा ऐसा लिख दिया हो, ऐसा बीटा लिख दिया हो, तो जिधर एंगल है उधर आपको कॉस ले लेना है, तब उस केस में हो जाएगा r इक्वल टू r cos अल्फा। और y भी लेना है तो इधर भी एंगल है ना, तो ये r sin अल्फा हो जाएगा। जब एंगल रहेगा जिधर उधर कॉस ही होना है। क्लियर है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर ये वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है जिस cos अल्फा, अगर y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है जिस cos बीटा, व्हेन वेयर देयर इज एंगल द कंपोनेंट विल बी cos ऑफ दैट एंगल। सो दिस गिव्स द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अभी आप देखिए 2 और 3 से कि अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3, अगर स्क्वायर करके ऐड करो r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर, सो r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो r विल बी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम लोग बताए थे कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे फाइंड करें, यहाँ आ गया कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है देन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब OP का लेंथ। और आप देखिए कि इक्वेशन 3 से 2 को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर हम कर देते हैं देन इट इज r sin थीटा बाई r cos थीटा, तो r तो कैंसिल हो गया, इट इज tan थीटा इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। सो थीटा विल बी tan इनवर्स y बाई x, tan इनवर्स y बाई x, ये हो गया। सो अगर r और थीटा में दिया हुआ अगर है, r और थीटा दिया हुआ है, x कंपोनेंट फाइंड करना है तो r cos थीटा r sin थीटा करेंगे। अगर इसको उलट दीजिए कि x कंपोनेंट दिया है और y कंपोनेंट दिया है, जैसे 3 और 4 दिया है और आपको r फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5, मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, ये थीटा माने थे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, तो y बाई एक्स हो गया है। तो ऐसे भी दिख रहा है कि tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स होगा।
तो ये तरीका है किसी वेक्टर को अगर वह प्लेन में है तो किस तरीका से रिजॉल्व करें। एकदम सिंपल है, एक्स डायरेक्शन की ओर रिजॉल्व करना है। अगर वो वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, कंपोनेंट विल बी कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब निकालना है देन इट इज आर साइन थीटा। तो इस तरीका से हम किसी भी वेक्टर का रिजॉल्व कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। आइए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक प्रॉब्लम लिया जाए। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज कोई वेक्टर आर है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 2 √2 सपोज, और थीटा जो दिया हुआ है सपोज इट इज 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 दिया है। अब कह रहा है कि ये हो गया 2√2 और ये एंगल हो गया 45। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ आर। एकदम सिंपल है, x component फाइंड करना है। दिस एंगल इज 45, देन द x component will be r cos theta means 45 degree, so r is 2√2 and cos 45 it is 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, it is equal to 2 यूनिट। और उसी तरीके से y भी फाइंड करना है तो इट इज r sin 45 हो जाएगा, यह भी उतना ही होगा 2√2 into sin 45 1/√2, so it is 2 यूनिट। तो x और y कंपोनेंट मिल गया। अब इसी को उलट देते हैं हम क्वेश्चन को। अभी सोचिए कि आपके पास में इस तरह का दिया हुआ है कि कोई वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 6i + 8j, 6i + 8j ऐसा दिया। कहता है कि इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो, इसका डायरेक्शन निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना डायरेक्शन बना रहा है वो निकालना है। क्या करना है बताओ? आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि आर इक्वल टू x² + y² होता है, बस पुट कर दो 6² + 8² दिस बिकम्स 36 एंड प्लस 64 इट इज इक्वल टू √100 दैट इज 10 यूनिट। सो इट इज 10 यूनिट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 10 यूनिट। अगर इसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x होता है, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट इट इज 3 to 4 जाए इट इज 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.33। तो अभी तो इसके लिए वैल्यू 1 के लिए तो जानते हैं 1045 1 होता है, लेकिन 1.33 मतलब 45 से थोड़ा ज़्यादा है। अगर वैल्यू नहीं मालूम है आपको क्या लिखना है? tan इनवर्स 1.33। ये रिजल्ट आपको मिल गया। वेरी सिंपल। तो आप नोट कर लो जल्दी से। क्लियर है? चलिए अब हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है सोचो, और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है सोचो, इसका मास m है सोचिए। तो
तो इसका मास अगर m है तो इसका वेट जो होगा वो mg के इक्वल होगा, हमको पता है। और किसी भी बॉडी का वेट जो है जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है दैट इज द वेट। एंड क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं कि वेट इक्वल टू mg। अभी क्या है कि ये प्लेन है, तो आप सोच सकते हो कि सुविधा के लिए कि मान लीजिए कि इस डायरेक्शन को हमने कह दिया कि ये x एक्सिस है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हमने y एक्सिस कह दिया, मतलब कि ये वाला करेंगे तो नेगेटिव y होगा। और आपको कहा कि इसका जो वेट है इसको आप रिजॉल्व करो अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन की डायरेक्शन में और प्लेन के परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट में इस वेट को रिजॉल्व करो। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल 30 है, तो ये यहाँ से कर लो, ये तो 90, तो ये हो जाएगा 60, और चूंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये भी 30 ही हो जाएगा। ये 30 है तो दिस इज 30। अभी आप क्या देख रहे हो कि अगर हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो इट विल बी mg cos 30, इट इज mg cos 30, और इसके परपेंडिकुलर है तो ये हो गया आपका mg sin 30, इट इज sin 30। देखना यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये x एक्सिस इधर है, इधर y एक्सिस हमने लिया है। ये y एक्सिस के साथ जब 30 डिग्री एंगल बना रहा था तो कोई वेक्टर जब जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है उधर ही cos होता है, तो ये 30 है, ये y डायरेक्शन वाले है लेकिन इसके साथ ये 30 बना रहा है, तो mg cos 30 हुआ, और इसके परपेंडिकुलर जो हुआ mg sin 30 हो गया। सो वेट is equal to mc है। resolve the weight along and perpendicular to the plane, resolve the weight along and perpendicular to the inclined plane। तो पैरेलल मतलब कि इसके अलोंग जो है वो कितना हो गया, और परपेंडिकुलर वाला जो हो गया, प्लेन की जो परपेंडिकुलर है इट इज mg cos 30 एंड इट इज mg sin 30। पैरेलल, प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट mg sin 30 और प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos 30। न्यूटन्स लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ेगा, तो ये रिजोल्यूशन वहाँ काम आने वाला है। तो इस तरीक़ा से हमने ये दूसरा क्वेश्चन लिया, तीसरा क्वेश्चन है ये रिजोल्यूशन का। अब हम लोग 2 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को जिधर भी कहे उधर की ओर हम रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कि अगर वह वेक्टर प्लेन में नहीं है, वो स्पेस में है, मतलब 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन में है तो हम इस वेक्टर को किस तरीक़ा से रिजॉल्व करें। तो आइए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। Resolution of vector in 3 dimensions. Resolution of vector in 3 dimensions. 3 डायमेंशन आप देख लिया कि मान लीजिए आप इस रूम में हैं, इस क्लासरूम का एक कॉर्नर है, कॉर्नर को आप ओरिजिन ले लो और इधर वाले साइड को x एक्सिस ले लो, इधर वाले साइड को y एक्सिस ले लो, और परपेंडिकुलर वाला ये वाला जो हाइट है इसको आप z एक्सिस ले लो।
तो हम देख रहे हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमको मिल रहा है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि इफ दिस इज x डायरेक्शन, सपोज दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक x इधर है, y इधर है और z ऊपर की ओर, और ऑरिजिन से कोई वेक्टर यहाँ आ गया। इस वेक्टर को, ये वेक्टर है, सोच लो कि ये P पॉइंट है, ये वेक्टर R है, ये वेक्टर R है, ये ऑरिजिन है। हम लोग पढ़े थे कि x एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर I होता है, y एक्सिस की ओर J होता है, z एक्सिस की ओर K यूनिट वेक्टर होता है। अब इस वेक्टर को अगर 3 डायमेंशन में है तो हम किस तरीका से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर देखिए तो पहला क्या है कि कोई वेक्टर है, तो आप ये x एक्सिस है और इधर वाला y एक्सिस है, तो आप यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो xy प्लेन पर। तो ये xy प्लेन है, ये वास्तव में y तो ऐसा है, अब हम ऐसा तो यहाँ नहीं बना सकते हैं, तो हम ये आप ड्रॉ कर दिए, प्रोजेक्शन डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए। कहाँ डाल दिए परपेंडिकुलर? xy प्लेन में। जो भी वेक्टर है यहाँ से आप सीधे ड्रॉप कर दो ग्राउंड पे, तो ये जो है परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको आप यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो इसको। अभी जहाँ प्रोजेक्शन डाले हैं, जहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं, वहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब यहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये तिरछा दिख रहा है परपेंडिकुलर, और यहाँ से हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ये भी 90 हो गया। तो x के तरफ जितना डिस्टेंस ये आपको मिल रहा है, दिस इज इट्स x कोऑर्डिनेट। y के तरफ जितना मिल रहा है, दिस इज इट्स y कोऑर्डिनेट, एंड इधर की ओर जो मिल रहा है इट इज z कोऑर्डिनेट। और ऐसे स्थिति में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x y z हुआ। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दो कुछ भी, L लिख दो, इसको M लिख दो, इसको N लिख देते हैं। चलो क्लियर है? अभी देखना कि ये वेक्टर है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अगर हम z एक्सिस पर इसको ड्रॉ कर देते, z एक्सिस पर सीधे परपेंडिकुलर अगर हम खींच दिए होते, तो ये भी वही हाइट होता, ये भी z ही होता। जो ये दिख रहा है, ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमको y ऐसा बनाना पड़ा, y तो है ऐसा, तो ये हाइट और ये हाइट इक्वल है। फिगर में थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, क्योंकि हम 3 डायमेंशन बोर्ड में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एक प्लेन है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपने OP वेक्टर लिया है, OP वेक्टर लिया है, तो आप इसको आप लिख सकते हो OL प्लस LP। आप इसको लिख सकते हो OL प्लस LP, ऐसा लिख सकते हो, OL वेक्टर प्लस LP वेक्टर। अब आइए OL वेक्टर जो लिखे हैं, आप चाहो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो, OM प्लस ML, OM प्लस ML। OL को क्या लिख दिए? इट इज OM प्लस ML एंड प्लस LP कर दिए, तो दिस इज OP। क्लियर है? Now OP is vector R, here OM तो x लेंथ है इसका, लेकिन इसको वेक्टर बनाना है तो एक यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लाई कर दिए तो x डायरेक्शन में हो गया। ML है, देखिए ML मतलब ये वाला, ये y है तो ये भी y है, ये y डायरेक्शन में है, सो इट इज y इंटू j, एंड LP इट इज z, डायरेक्शन किधर की ओर है तो k की ओर है। मतलब कि अगर कोई भी वेक्टर अगर 3D में है, 3 डायमेंशन में, स्पेस में है, तो वी कैन एक्सप्रेस दैट वेक्टर in this form xi plus yj plus zk।
x अगर मान लीजिए किसका 3, 4, 5 कोऑर्डिनेट होता तो आप ओरिजिन से x की ओर चले, x की ओर कितना चले तो 3 चले, y की ओर चलिए 4 और फिर z की ओर 5 ऊपर आ जाइए, इस पॉइंट पर आ गए x 3 इधर 4 यहाँ से ऊपर उठ गए 5। सो कोई भी वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में है तो हमको इस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम अब इसकी मैग्नीट्यूड का बात करें तो जैसे वहाँ पढ़े थे यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इट विल बी x² प्लस y² प्लस z² और आप इसका रूट कर दीजिए, क्योंकि ये वाला स्क्वायर जब करेंगे ये वाला स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये और ये डायगोनल हो जाएगा, रूट x² प्लस y² ये वाला, और ये स्क्वायर प्लस a² इक्वल टू दिस स्क्वायर, सो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r², सो r इक्वल टू दिस। तो अगर 3 डायमेंशन में है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रूट ओवर x² प्लस y² प्लस z² कर दिए। अब सपोज करो कि ये वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और ये y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आप देखो फिगर से, अब आपको पता है कि कोई भी वेक्टर है और वो किसी एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो उस पर अगर x पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो r cos थीटा हो जाएगा, तो इसका x कंपोनेंट r cos अल्फा हो जाएगा। सो cos अल्फा अगर निकालना है आपको तो इट इज x डिवाइडेड बाई r, क्योंकि x कंपोनेंट r cos अल्फा होगा तो cos अल्फा इक्वल टू x बाई r। उसी तरीक़ा से अगर हमने ये मॉड r है, उसी तरीक़ा से अगर हम लोग cos बीटा अगर लेते हैं तो ये y हो गया डिवाइडेड बाई मॉड r, और cos गामा अगर लेते हैं तो दिस इज z बाई मॉड r हो गया। x कंपोनेंट r का x कंपोनेंट डिवाइड कर दो r के मैग्नीट्यूड से, cos अल्फा निकल गया, मतलब अल्फा निकल गया, cos बीटा फाइंड कर लिया हमने, बीटा मिल गया, गामा, तो वो हम लोग अब इस वेक्टर को स्पेसिफाई कर लिए कि x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y के साथ बीटा बना रहा है, z के साथ गामा बना रहा है। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ हो रहा है cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। इसको हम लोग L से लिखते हैं, इसको M से लिखते हैं, इसको N से लिखते हैं, एंड दिस L, M and N, these are called direction cosine. They are called direction cosine of vector r. ये डायरेक्शन बता रहा है cos के फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। और आप देखना कि अगर हम L² कर दें, M² कर दें और N² कर दें तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² बाई r², और r² भी तो यही है x² प्लस y² प्लस z², बट r² इज अगेन x² प्लस y² प्लस z², so it will be 1. So L² प्लस M² प्लस N², कोई भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो उसका स्क्वायर का सम 1 ही होगा। तो इस तरीक़ा से हमने किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करना सीख लिया। अगर सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज r इक्वल टू 3i प्लस 4 कैप j कैप प्लस 5 k कैप, दिस इज वेक्टर r। अगर आपको कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r, r का मैग्नीट्यूड फाइंड करो एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन को भी फाइंड करो, मतलब एंगल बता दो कि कितना कितना एंगल x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बना रहा है। तो हम देखें कि सिंपल हम लोग देखें कि r निकालना है
तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस कंपोनेंट के स्क्वायर को कर लिए हम लोग। दिस इज 9, 16 प्लस 25, सो इट इज 50, और 50 मतलब 25, 5√2 हो गया। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्म। फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लिए। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो cos अल्फा इक्वल टू क्या, व्हाट, x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r। सो व्हाट वी सी हियर, मैग्नीट्यूड इज 3 एंड दिस इज 5√2, मतलब अल्फा निकालना है। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 3 बाई 5√3। This implies alpha equal to cos inverse 3 divided by 5√3. Similarly, if we find cos beta, it is y divided by mod r. Y is 4 and it is 5√3. So beta is equal to cos inverse root over 4 by 5√3. एंड cos गामा अगर आपको फाइंड करना है देन z बाई मॉड r, इट इज z इज 5 एंड दिस इज 5√2 है, सॉरी इट इज √2, इट इज √2, सो 5 बाई √2, सो 5 तो कैंसिल हो गया, 1 बाई √2। तो आपको पता है कि गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई √2, लेकिन 1 बाई √2 का तो वैल्यू आप जानते हैं 45। जिसका नहीं जानते उसको इन्वर्स के फॉर्म में लिखना है, जिसको जानते हैं उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हाउ टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शन। और अब हमने अभी तक जो है वह देख लिया कि किसी दो वेक्टर को किस तरीक़ा से ऐड करते हैं, किस तरीक़ा से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरीक़ा से रिजॉल्व करते हैं। अगर प्लेन में है तो किस तरीक़ा से 2 डायमेंशन में रिजॉल्व करते हैं, अगर स्पेस में है तो 3 डायमेंशन में किस तरीक़ा से रिजॉल्व करते हैं। इस तरीक़ा से हमारा ये वाला पोर्शन फिनिश हो रहा है। और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन शुरू करें पहले थोड़ा सा ये देख लें हम कि अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि थोड़ा 1 मिनट ऐसा हो, मान लो कि 2y प्लस 4j प्लस 5 के ऐसा लिखा हुआ है, b दिया हुआ है। अभी दो ही प्लेन में ही लेते हैं, इट इज 6i प्लस 2j ऐसा दिया हुआ है। अब आपको कहे कि बताओ a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जब कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो एडिशन में कुछ सोचना ही नहीं है। a प्लस b अगर हमको करना है तो सीधे हमको इनको ऐड कर देना है। 2i प्लस 6i, इट इज 8i एंड 4j प्लस 2j, इट इज 6j। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको पूछ रहा है तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट इज 64 प्लस 36, इट इज 100, सो इट इज 10 यूनिट। ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अगर आपको कहता कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो a माइनस बी अगर करते तो हमको पता है खाली उसको माइनस साइन दे देना होता। तो 2 माइनस 6i दैट इज माइनस 4i, 4 माइनस 2 दैट इज 2j, ये हो गया a माइनस बी। इसका मॉड अगर फाइंड करना होता तो √-4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो इट इज 16 प्लस 4, इट इज 20, इट इज 20 यूनिट, 20 यूनिट हो गया। अगर डायरेक्शन आपको फाइंड करना होता a माइनस बी जो वेक्टर बना उसका डायरेक्शन कितना है तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -4 कर देते, मतलब -1/2 हो जाता।
तो -1/2 हो जाता। tan थीटा होता है p/b, तो p जो है पॉजिटिव है, b जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, p जो है ये पॉजिटिव है और b जो है नेगेटिव है, मतलब कि ये इस क्वाड्रेंट में पड़ने वाला है, ये वेक्टर इस क्वाड्रेंट में पड़ने वाला है। इसके लिए आप एंगल फाइंड कर लेंगे, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, -1/2। इस तरीक़े से हमने इसका डायरेक्शन निकाल लिया। अगर यहाँ डायरेक्शन निकालने होते तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाता tan थीटा इज इक्वल टू 6/8, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो अगर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो हमको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक चीज़ और हम लोग थोड़ा बता लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक चीज़ और बता लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि कोई वेक्टर है a + b + c, ऐसा 2 या 3 वेक्टर है, कितना भी हो सकता है। अभी हम क्या देखें कि अगर हम इनको, अगर मान लो प्लेन में ही है तो a को रिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, axi + ayj हो जाएगा। b को रिजॉल्व करो तो bxi + byj हो जाएगा, और c को रिजॉल्व करो तो cxi + cyj हो जाएगा। ये वेक्टर r है। अब हम देख रहे हैं कि ये ax + bx + cx × i हो गया, और यहाँ हो गया इट इज़ ay + by + cy हो गया, और यहाँ j हो गया। यहाँ ये कह रहा है कि कोई 3 वेक्टर को अगर सम करना है और वह कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, वह कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि वेक्टर a को x डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, b को x डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, c को x के डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, और जो इन तीनों को सम कर दोगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट देगा, और उसी तरीक़ा से सबके y कंपोनेंट को आप ऐड कर दोगे तो ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट देगा। मतलब अगर कई वेक्टर दिया हुआ है और उसको ऐड करना है तो पहले सभी वेक्टर को x डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, उसका जो सम होगा रिजल्टेंट का x देगा, इसका जो सम होगा y कंपोनेंट का वो रिजल्टेंट का y देगा, और जब रिजल्टेंट मिल गया, x और y मिल गया, तो रिजल्टेंट निकालना है तो rx² + ry² कर लो। उसी तरीक़ा से अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो इट इज़ ry/rx कर देते हैं तो निकल जाएगा। तो ये सबसे यूज़फुल तरीका है जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जब एक साथ दिया हुआ है और उनको हमको सम करना है। सभी वेक्टर को x डायरेक्शन में रिजॉल्व करो और उनका सम ले लो, ये रिजल्टेंट का x देगा। सबका सम कर लो, y कंपोनेंट का सम कर लो, ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट देगा। फिर √rx² + ry² कर दिए तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया और इससे आपको डायरेक्शन मिल गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है जब हमारे पास 2 या 3 वेक्टर को एक साथ ऐड करने का आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स अगर इस तरीका का तो सपोज करो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक वेक्टर ये है, सोचो ये है a वेक्टर, मान लो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका 2 यूनिट इसका लेंथ है, सोचो 4 यूनिट लेंथ है। कोई दूसरा वेक्टर है b मानो जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कोई तीसरा वेक्टर भी है, मान लो ये है c,
बी का लेंथ भी कुछ ले सकते हो, मान लो कि 6 ले लो, सी का भी लेंथ कुछ ले लो, मान लो 8 ले लो, और मान लो कि यह एंगल जो है वो बना रहा है, ये भी 60 ही बना रहा है। सोच लो, ऐसा कितना भी वेक्टर हो सकते हैं। अब इसके आपको पता करना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो सोचो कि इसका रिजल्टेंट मान लो कि आर होगा, सपोज कर लिया इसका रिजल्टेंट आर होगा। तो आर होगा तो क्या करना है, आर के एक्स कंपोनेंट को निकालना है। तो ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट को अगर ऐड कर दो तो ये दे देगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। ए का एक्स कंपोनेंट निकालना है। अब देखना, एक है 4 यूनिट और एक्स के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, सो इट इज 4 cos 30। बी का निकालना है तो ये 6 है, 60 बना रहा है तो cos 60, और सी है 8। लेकिन एक बात देखना कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये 60 डिग्री है, तो इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो 8 cos 60 होगा, लेकिन ये नेगेटिव एक्स में होगा तो यहाँ पर हम लोग -8 cos 60 लिख दिए, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर की ओर होगा जो कि नेगेटिव साइड में है, इसलिए ऐसा किए। अब इनका वैल्यू अगर पुट कर देते हो तो RX निकल जाएगा, जो भी है कैलकुलेट कर लेना। और उसी तरीक़ा से RY निकालना है तो AY प्लस BY प्लस CY ऐसा करना। A का X कंपोनेंट cos 30 हुआ तो Y कंपोनेंट जो है वो sin 30 हो जाएगा। B का X कंपोनेंट cos 60 था तो ये sin हो गया। और C में देखें तो ये वाला cos 60, तो इधर रिजॉल्व करोगे तो sin 60 पॉजिटिव की तरफ है तो पॉजिटिव हो गया 8 sin 60। इसके वैल्यू को पुट कर लो, कैलकुलेट करो तो RY मिल जाएगा। और RX और RY जब मिल गया तो रिजल्टेंट R का निकालना है, तो √RX² प्लस RY²। और जब डायरेक्शन की बात होगी तो tan थीटा = RY/RX आप कर देंगे तो ये एंगल भी मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से एडिशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। एडिशन